नमस्कार साथियों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशनशिप के आगाज में। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं इसमें रियल पेपर को कर रहे हैं और ये 8वें चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं इसको देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग एक काम करिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर, ठीक मेरे भाई। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची भैया फूल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है ये पूछ रहा है। जलज, कमल, मधुप, प्रसून। बताओ भैया। देखिए जो इसमें जो लोग आप चुन रहे हैं पहले आप जवाब आपका ले लें और एक बात और अवगत करा दूंगा आपको, जैसे कल से आपकी क्लास लाइव होने वाली है। तो आप क्या करें, जो टाइमिंग रखी गई है आदरणीय परिहार सर और हमने मिल करके डिसाइड किया वो 5 बजे शाम को, जब आप एक अच्छा टाइम मिलता है उसी टाइम लाइव करते हैं। तो कल से आप 5 बजे जुड़िएगा, बाकी और सूचना भी बीच बीच में आपको देता रहूँ। जलद जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। मधुप जो होता है मेरे भाई ये भौरा का पर्यायवाची होता है। क्या? भौरा सॉरी, किसका होता है मेरे भाई? भौरा का होता है ना। ऐसा हमने कहा ये इसका हो गया। मधुप का क्या? भौरा, भौरा, मधुप, मधुकर, बहुत सारे होते हैं। तो भैया जब ये दोनों हो गए, ये गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, तो बचा क्या? डी ऑप्शन। और फूल का जो पर्यायवाची है वो प्रसून होता है। क्या होता है? प्रसून होता है। बात क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। लोहा मानना। भैया लोहा मानना मुहावरे क्या अर्थ है? श्रेष्ठता स्वीकार करना, शक्तिशाली बनना, बुद्धिमान होना, पराजय स्वीकार करना। बताइए आप क्या इसमें कहेंगे, क्या इसमें सही है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है ना। बहुत सा देखिए जो बहुत अच्छे अच्छे लोग जवाब दे रहे हैं कल मैं देख रहा था, बहुत अच्छा जवाब आप सभी का आ रहा था। तो आप अपनी तारतम्यता बना के रखिए। अब तो मैं आपको कल से लाइव देखूंगा तो फिर आपकी उपस्थिति को मैं नमन करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। आपको कुछ और जो भी पूछना होगा जो पूछ सारा जवाब मैं आपको देता रहूंगा, है ना। तो भैया लोहा मानना मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता स्वीकार करना। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। बताओ भैया क्या होगा इसका? जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए जो आपके एग्जाम में परिभाषा टाइप प्रश्न आ रहा है, विशेषण और क्रिया जो भी विशेष मतलब इस टाइप का आ रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो उसको? वो आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बहुत लाइकली इसको लेके ना चले। इसमें जो अभी आपको होता है उसमें अभी क्या, अभी जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ेगा जीडी के बाद जब मैं करवाना शुरू करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपकी लिखा कर दूंगा। व्याकरण आप बिल्कुल सही कर लेंगे भैया। व्यंजन है कि जो स्वर की सहायता से बोला जाए, स्वर की सहायता से, सहायता से, ठीक। बोली एक किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भी विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है बोली होती है क्षेत्र के लिए, है ना। व्याकरण होता है। अब इसे देखिए इसमें जो स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या होता है मेरे भाई? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी है भैया? वो उनकी संख्या कितनी है? 11 है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? परव्रत, पूर्वव्रत, परवर्ती, पूर्वज। बताओ भैया इसका क्या आप जवाब सही देंगे? इसमें कौन सा जवाब ऐसा होगा जो आपको सही देंगे? बताइए ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? इसका जवाब दो मेरे भाई। मेहनत करनी है मेरे भाई, मेहनत आप करते रहेंगे कुछ न कुछ अच्छा होगा। बाकी आप जिन पर जैसे जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मत अभी इन सब चीजों से दूर रहिए यार, है ना। क्योंकि लाइफ में ना जब आप सफल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास होंगे, लेकिन जब आप असफल रहेंगे तो जो आपके अपने लोग वो भी दूर हो जाएंगे। इसलिए सफलता के लिए पूरा तन मन धन जो भी आप है वो सब लुटा दीजिए। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा मेरे भाई? परवर्ती हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। सकल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है। बताइए इसका क्या होगा? इसमें आप बताएं इसका क्या जवाब होगा? इस प्रश्न का जवाब क्या? बहुत न्यूनतम त्रुटि है, एक ऐसी त्रुटि है जो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। और मैं आपसे हमेशा कहूंगा जब भी आप वाक्य शुद्धि पढ़े तो दो तीन चीजों पर विचार करें। वो व्याकरणिक रूप से सही है कि नहीं सही है, मात्रिक रूप से सही है कि नहीं सही है, उसमें जो मात्रा लगी हुई है वो सही नहीं है। तो आप उस पर जब देखेंगे फिर उसके बाद आप आ जाइए जो चिन्ह लगे हुए वो सही नहीं है, सही है कि नहीं सही। देखिए ऐसे सकल तुमको कहाँ जाना है, अब ये पूछ रहा है प्रश्न।
और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या ये वाला लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका ये वाला प्रश्न लगेगा और यही आपका क्या सही आंसर है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जवाब बहुत अच्छा होता है। अगला है 3 में न 13 में। भैया एक होता है कि न कोई न 3 में होता है न 13 में होता है। जैसे मान लीजिए ग्रुप बना दिया जाए, जो आप जानते हैं जो कहा जाता है कि साहब ये न 3 वाले में न 13 वाले में, तो इसमें आप बताओ ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, सी होगा या डी होगा? बताओ भी इसमें क्या आप सही जवाब मारेंगे? न 3 में होना न 13 में होना। भैया मतलब ये कि जैसे कोई आपके साथ हो फिर भी आपके साथ न हो, है ना? तो भैया न वो 3 में हो मतलब ना आपके साथ हो और ना आपके साथ हो, तो न 3 में हो न 13 में हो, मतलब क्या उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण होना होता है क्या? बिल्कुल वो व्यक्ति महत्वहीन होता है। ऐसा व्यक्ति जिसको आपको हमेशा जरूरत हो, आपको सबसे मतलब ऐसे कष्ट में जरूरत हो और वो व्यक्ति आपके साथ ना हो, तो आप क्या समझेंगे? वो बिल्कुल आपके लिए क्या होता है? महत्वहीन होता है। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। देखिए न 3 में होना न 13 में होना, किसी में न होना, इसलिए क्या होता है? महत्वहीन। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। भैया ये वाला प्रश्न आता है, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? बताओ भैया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो भैया आकर्मक है, आज्ञार्थक क्रिया है या द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक? देखिए जब क्रिया आप पढ़ते हैं ना तो हम लोग या तो सकर्मक या तो अकर्मक इसमें पढ़ करके छोड़ देते हैं। जबकि आपका लेवल है क्या कि जो आप चाहे यूपीपी की तैयारी करें, चाहे जिसकी तैयारी करें, आप जीडी की तैयारी करें, अब इसमें सोचिए पूछने क्या औचित्य है, लेकिन पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं? तो आप तैयार रहिए। जैसे मैं अभी बहुत बेसिकली आपको बता, अकर्मक मतलब क्या होता है? भैया जिसमें कर्म क्या हो, जो कर्म है वो अप्रधान हो। क्या हो? अप्रधान, मतलब कर्म प्रधान ना हो, कर्म प्रधान ना हो, है ना? हम लोग दो ही चीज करते हैं, कौन और कहां, ये दो ही प्रश्न पूछते हैं क्रिया से पहले। अब इसमें अगर हम पूछे कि माँ ने पिताजी से सामान क्या मंगवाया, तो सामान मंगवाया, है ना? कहां से मंगवा, तो बाजार जब तो बाजार से मंगवाएंगे, तो इसमें देखिए आकर्मक क्रिया तो होगी नहीं। आज्ञा मतलब होता है जिसे हम आपसे कहें कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, आज्ञार्थक हो जाता है। द्विकर्म मतलब होता है कि जैसे मैं ये कहूं कि दयानंद, जैसे द्विकर्मक का उदाहरण है ये, दयानंद सामान रख कर चला गया। दयानंद सामान रखकर क्या हुआ? चला गया। देखिए सामान रखना एक क्रिया हो गई और चला गया दो क्रिया हो गई, तो इसमें दो ही कर्मक हो जाता है, दो ही कर्मक क्रिया होती है। अब भैया जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब ये बची क्या? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना जैसे जब आप कल जीडी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप यही कहेंगे ना, हमने जो है आदरणीय परिहार सर की प्रेरणा के स्वरूप, जो उनके मार्गदर्शन थे उनके स्वरूप हमें यह सफलता प्राप्त हुई है। तो प्रेरणा मतलब किस, कोई आपको प्रेरित करता है कि आप ये वाला काम करो, मतलब मम्मी ने पापा से कहा कि ये वाला सामान आप लेके आइए। समझ रहे हैं? तो अब ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? विरुद्धार्थी मतलब होता है विलोमार्थक, जो विलोम, जो उल्टा अर्थ दे। बात क्लियर है? तो भैया पहला चालक, दूसरा अपकर्ष, तीसरा उत्कर्ष और चौथा है स्थिर। बताइए साहब इसका क्या जवाब देंगे? अपकर्ष का विलोम क्या होगा? अधिकतर लोग जवाब देंगे, है ना? देखिए अब अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष होता है। देखिए अपकर्ष अपकर्ष सेम, चालक, स्थिर, है ना? स्थिर का चलायमान, जिसे अगर स्थिर का विलोम आपसे पूछा जाए तो चलायमान, चलायमान मोबाइल जिसको बोलते हैं ना मेरे भैया, चलायमान। तो आप कहिए तो ये ए गलत, बी गलत, डी गलत, सही क्या? सी वाला। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दिए गए विकल्प में पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या भी है? दो शब्द दिए गए हैं, पराजय एक माला, तो इसका जय हो जाएगा, जीत हो जाएगा, हार हो जाएगा या गला हो जाएगा? बताइए साहब इसका क्या जवाब होगा? मुझे लगता है कि जितने लोग होंगे सही जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि है क्या, देखिए कुछ लोग जो सही जवाब देते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, क्या साहब ये इनका सही दे जा रहा है। जवाब देना अच्छी बात है, गलत होना जरूर, तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको मैं काम करवाऊंगा उस पर। जैसे कुछ लोगों के नाम मैंने जो अंकित कर रखे हैं, तो उनमें जो जिसमें वो कमजोर उस पर मैं उनको काम करवाऊंगा, है ना? तो आप बस लगे रहिए, है ना? भैया देखो इसमें पराजय और माला इन दोनों को आप संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं? हार कह सकते हैं। क्या? हार। हार मतलब होता है गले में पहनने वाला और हार मतलब होता है माला भी होता है।
और हार मतलब जैसे हम उनसे हार गए, मतलब उनसे क्या हुए, हार गए मतलब पराजित हो गए, तो पराजित भी होगा और माला भी होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह भैया, अब इसमें ता की कमी है, इसमें ता लगा लीजिए, इसमें मात्रा गलत है, इसको कर लीजिए। जैसे ये कंतबु ग्रीवा होता है, ये शंखा ग्रीवा होता है, ये सीपी ग्रीवा, ये बताओ इसमें कौन सा सही है, आप जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब दो, इसका कौन सही है? ये थोड़ा सा नया प्रश्न हमने आपके लिए लिया है। जैसे कबूतर की तरह जिसका गर्दन हो तो उसको कपूत ग्रीवा बोलते हैं, कपोत ग्रीवा ये वाला हो जाता है ना। जिसका सीपी की तरह उसको सीपी। अब इसमें देखिए है क्या, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो तो शंख को कंक ग्रीवा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करता हूँ आपको एक नया प्रश्न मिला होगा। जब भी आप पेपर देंगे तो सकता है आपसे टकरा जाए कहीं, है ना, नॉर्मल से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत सुस्ती से काम करना भैया के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? बताओ भैया, बहुत सुस्ती से काम करना मतलब चोरी का माल मौरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल, और 9 दिन चले 2.5 कोस। भैया बताओ इसमें, मुझे लगता है इसमें जो कंफ्यूजन आपको होगा, जैसे चोरी का माल मोरी ये गलत हो जाता है। ऐसे चोरी का माल मोरी मतलब क्या, जो भी मिला वो सब मेरा, वो किसी का नहीं। चोरी कोई ला रहा है तो उसमें आप पुलिस के पास थोड़े जाएंगे, सब अपना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए मतलब सब कुछ चला जाए, जिद्दी व्यक्ति जिसको बोलते हैं वो चमड़ी जाए। कौआ चले हंस की चाल, कौआ हंस में अंतर क्या होता है, इसे थोड़ा बस उसका होता है। तो कौआ चले हंस की चाल ये भी गलत होता है, मतलब किसी ने अपनी चाल बदल ली है। तो भैया अगर इसमें देखा जाए बहुत सुस्ती से काम करना मतलब क्या, 9 दिन चले 2.5 कोस, ऑप्शन डी इसमें क्या है, सही है। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी की, यहाँ पे गए पे पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। देखिए अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे हमने आपको बताया था लिंग देखना, तो यहाँ पे क्या है, किसी की मतलब ये है कि जो पहला शब्द आएगा वो कैसा होगा, वो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, हम आपको एक हिंट दे दिए, एक स्त्रीलिंग शब्द आएगा। बात क्लियर है? और स्त्रीलिंग है तो इसके साथ पुनः क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। जैसे हम ये कहें कि सीता जाता, थोड़े सीता जाती होगा, स्त्रीलिंग है ना। तो भैया बताओ इसमें कौन सा, जैसे उपकार, तो वह किसी की उपकार, तो उपकार तो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। अनुदान दिया जाता है, लिया जाता है, तो भाई ये भी अनुदान भी पुल्लिंग वाला है, तो ये भी गलत हो गया। जब ये पहला ही गलत हो गया, दूसरा तो कोई मतलब नहीं है। जैसे हम ये कहें किसी की मदद, ये फिर बैठता है, पाकर उसके प्रति कर्ज का भाव प्रकट करना आवश्यक। तो भाव कर्ज का नहीं होता मेरे भाई, जब आप किसी से कुछ लेते हैं उधार, मतलब ऐसे लेते हैं कि फिर हम आपको वापस करेंगे, तो उसको कर्ज कहा जाता है। इसमें भाव प्रकट करना, कर्ज का कोई भाव नहीं हो सकता। अगर थोड़े हम साहब आप बहुत अच्छा है कि हमको पैसा दे दिए, ये कर दिए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। भाव जो होता है वो आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि साहब आपने मुझे ऐसा, इस वक्त इस दशा में आपने मेरी मदद की, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, बस इतना कह सकते हैं आप। तो भैया जब ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, तो सही क्या होगा, जैसे हम यहाँ किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक। बात समझ में आ गई आपको? तो भैया इसमें ऑप्शन डी क्या है, सही। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। तो कल जैसे अभी लाइव वाला जो सेशन है अभी लगा देंगे, तो आप लोग शेयर वर्क कर दीजिएगा, लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए कल 5 बजे, ठीक है। अब एक दिन नहीं, पर डे जोड़ना है यार, है ना, जो भी आप करना पर डे करिएगा। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य, मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। भैया बताओ, मत, वैद, सम्मति, कुमति, सुमति, बताओ भैया क्या होगा। जैसे सुमति, तो समानार्थी अगर इसका सुमति का विलोम देखे तो कुमति होता है, कुमति, सुमति का विलोम कुमति होता है। जैसे ये आपका है ही है ऑप्शन। तो देखिए मंतव्य मतलब ये होता है कि जहां आपका मन मिले, जहां आपका मन मिले, मतलब जिस पर आपकी समझ से हम कहें कि आप हमें अपना परिणाम दे, तो हमने क्या किया आपसे, आप हमें अपना परिणाम दें, मतलब जो भी आपका परिणाम है, फिर आपने कहा लीजिए सर हम दिया, तो आपने, आपका और मेरा क्या वो मंतव्य हुआ, मतलब क्या हुआ, सम्मति सहमति हुई। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक, इसमें गैप है, सिखाता है कि आपस में, यहाँ आपस होगा, आपस में
तो भैया क्या, धर्म भाईचारा, व्यक्ति स्वार्थ, समाज मित्रता, व्यक्ति या मिलजुल। भैया देखो क्या होगा, प्रत्येक, अब प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में स्वार्थ से रहो। ये तो बहुत गलत बात है। आपस में आप स्वार्थ रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर मैंने आपके लिए कुछ किया हुआ है तो आप मेरे लिए कुछ करें, ऐसी मुझे उम्मीद होती है। बाबू एक बात क्लियर है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना तो पूरा तन मन से करिए, क्योंकि यहाँ पे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको कहेंगे कि ठीक ठीक आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो पैर खींच लेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे हमने भी दिन देखे हैं। जब आपका सबसे बुरा वक्त होगा तो वो आपके साथ नहीं होगा जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता आपको। तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहे, है ना। मतलब जब भी आप पढ़े पढ़े तो आप बस एक बात याद रहे कि हमको सफल होना है। जब सफल आप हो जाएंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। किसी के बिना किसी की जिंदगी नहीं रुकती ना मेरे भाई। तो भैया ये हो गया समाज। तो भैया ये बताओ, प्रत्येक समाज, समाज तो क्या है, समाज खुद लोगों का मिश्रण है। तो प्रत्येक शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो भैया ये गलत हो गया। अब हम ये कहें प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में मिलजुल से रहो। तो मिलजुल से रहो क्या, मिलजुल कर रहो अगर यहाँ होता तो हम इसको सही कर देते। इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसमें आपका क्या है, ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारा से रहो। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। पारमुखापेक्षी, परामुखापेक्षी। देखिए इसमें क्या है, शुद्ध आपको बताना है, क्या करना है, शुद्ध वर्तनी। ये आपको क्या करनी है, शुद्ध वर्तनी बताइए। सबका सम्मान, सबको सम्मान, है ना। परामुखेक्षी, परामुखेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखपेक्षी। बताइए भैया इसका क्या जवाब देंगे आप। इसका अगर इस प्रकार का प्रश्न आज आया तो आप क्या जवाब देंगे इसका। भैया देखिए ऑप्शन सी, पर मुखापेक्षी होता है। पर मुखापेक्षी मतलब दूसरे के मुख, है ना। इस पर मतलब दूसरा, अपेक्षी मतलब इस प्रकार का हो जाता है, पर मुखापेक्षी होता है। चलिए साहब अब हम लेते हैं आपका 5 नंबर जो महत्वपूर्ण है ना। इसका जवाब दीजिएगा कि भाषा को सशक्त बनाने के लिए रिक्त स्थान है, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। भैया देखो अब ऑप्शन ए है यथाशक्ति, यथास्थान, यथावत, यथापूर्व। देखिए अगर आप भाषा को और सशक्त बनाना चाह रहे हैं, भाषा को ये चाह रहे हैं आप कि और अच्छी बन जाए, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यथाशक्ति करेंगे, यथास्थान करेंगे, यथावत या यथापूर्व। यथा मुहावरों का प्रयोग कैसे करेंगे आप, इसका जवाब दीजिए। तो भैया देखिए जब आप मुहावरों का प्रयोग करें, जैसे किसी के स्थान, जैसे हम कहें कि वो बहुत अच्छा है ना, तो भैया यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके स्थान, यथास्थान, तो जो भी उचित स्थान है उस पर प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, भाषा को सशक्त बनाने के लिए हमने कहा यथास्थान, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणा, क्या इसमें लक्षणा तथा नामक शब्द शक्तियों तथा विभिन्न अलंकारों के द्वारा भी। अब वहां बस, अब यहाँ पे लक्षणा है, यहाँ पे लक्षणा है तथा व्यंजना, अभिव्यंजना, व्यंजना या अतिरंजना। देखिए जब हम आपको पढ़ाएंगे छंद तो उसमें हम आपको व्यंजना, लक्षणा सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि किसी भी वाक्य को कंप्लीट करना है इसमें व्यंजना और लक्षणा दोनों। तो इसमें ऑप्शन ए आपका क्या होगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई, लक्षणों, लक्षणा तथा व्यंजना नामक शब्द शक्तियों और विभिन्न अलंकारों के द्वारा भी भाषा में औदार्य, व्यवहार्य, सौजन्य या सौंदर्य। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा मेरे भाई। आप जब मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो भाषा में क्या होता है, औदार्य होता है, व्यवहार्य होता है, सौजन्य होता है, सौंदर्य होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जब आप भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं ना तो उसमें का जो सौंदर्य है वो निखर के बाहर आ जाता है। तो इसमें भैया आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मेरे भाई, सौंदर्य। तो सौंदर्य क्या होता है, सौंदर्य का समावेश किया जा सकता है। जैसे हम ये कहें कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जैसे आप कोई कहे कि साहब मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, ये बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा। तो आदमी जैसे जिसको आपको ऐसे कहना है कि आपको गुस्सा ना लगे, कहेगा न नौमन तेल होगा। जब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी। इस प्रकार से कह सकता है।
तो इस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां जब प्रयोग हम करते हैं उसके सौंदर्य को क्या करता है, और निखार देता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किया जा सकता है लेकिन, लेकिन में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की प्रबंध, निबंध, पदबंध या अनुबंध, बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा? लेकिन किसमें, लेकिन किसमें, लेकिन आदि लेकिन निबंध, अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से निबंध में अस्वाभाविकता का समावेश, सारा लालित्य नष्ट हो जाता। भैया यहाँ पे क्या लिखा है? निबंध लिखा है मेरे भाई। क्या लिखा है? लेकिन हम किसकी बात करें? जब हम कोई शब्द बोले, कोई भाषा इस प्रकार की बोले कि जिसमें हम इसका प्रयोग करें हमको और अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप निबंध में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन निबंध में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या राइट है? ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। लेकिन निबंध में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की, देखते हैं 20वां क्या है। बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं। कल 5 से मुलाकात होगी लाइव में, तो देखते हैं ना। देखिए भैया, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि की अतिशयता, प्रगाढ़ता, सघनता, प्रबलता, बताओ भैया इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। बताओ इसका 20 का क्या होगा? 20 का क्या होगा? देखिए हमने कहा कि लेकिन, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए लेकिन निबंध, निबंध में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की क्या अतिशयता, प्रगाढ़ता, सघनता या प्रबलता। देखिए आप जब भी इसकी अतिशयता करेंगे, जब भी जैसे इसका प्रयोग एक बार होना आप 5 बार कर देंगे, अतिशयता कर देंगे, तो आप ये क्या करेंगे? गलत कर देंगे। ऐसा करने से निबंध में अस्वाभाविक सा समावेश हो जाता है और उसका सारा लालित्य क्या होता है? नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जो मेरी प्यारी बहनें जुड़ी हैं, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? तो आप सभी एक बात बता दें कि आपने कितने सही किए इन 20 प्रश्नों में। बात समझ में आ रही है? आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए समर्पित है। एक चीज और बता दूं कि लाइफ में कभी इस कॉन्सेप्ट में मत चलना, मैं हमेशा हम का, और हम बोलने से क्या होता है कि कोई भी काम होने बिगड़ने वाला होता है तो बन जाता है ना। तो आप हमेशा कहें कि आप और हम, मतलब हम मिल करके एक नित्य नए आयाम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। और बहुत जल्द जब जीडी खत्म होगी तो हम आपको एक क्लास लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे काम जो बचे हुए सारे के सारे हम आपके साथ करेंगे। बस आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका साथ, आपका समर्पण इस प्रकार से इस चैनल के लिए बना रहे। बहुत सही, कल आप 5 बजे मिलिएगा लाइव में। मैं आप सभी की प्रतीक्षा करूंगा। जो लोग पढ़ने वाले हैं, 4 हैं 5 हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ना तो हमें आपसे कुछ मिलना है ना तो कुछ मिस करना है, लेकिन पूरी संस्था मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपके लिए समर्पित है। आपके सफलता है तो सभी अग्रसर हैं। आदरणीय परिहार सर के निर्देशन में सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि तू जरा साथ दे तो और बात है ना। तू जरा साथ दे तो और बात है, दूसरा साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव ही काफी है, चलने को तो एक पांव ही काफी है, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है ना। तो आप लोग बस साथ दीजिए, विश्वास दिला रहा हूं। प्रश्न जैसे जीडी में सीधे सीधे अब आप समझिए कि जीडी में 20 प्रश्नों में 12-14 प्रश्न अगर आपके सीट से आ रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं, इसको वर्क किया गया है। आदरणीय परिहार सर ने जो आपको उसमें ऐड ऑन करवाया है उसमें आप देखिए कितने लड़ रहे हैं आपको। तो एक तैयारी, एक जो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और जरूरी सूचना दे दूं, कल से आपका बैच शुरू हो रहा है। बात क्लियर है? कल से आपका बैच शुरू हो रहा है। 11 से 3 आपका यूपीएसआई और 3 से 7 यूपीएसआई और एसएससी है, और 3 से 7 आपका यूपी पुलिस है। तो जो भी आपके संपर्क में हो, जिनको तैयारी करनी हो, वैकेंसी आने वाली, उनसे आप बोल दीजिएगा कि वो तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के साथ। ठीक है, तो मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।